नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चिराग इंस्टीट्यूट आईएएस पीसीएस में। आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे क्लास 6 का आपका चैप्टर 10, जो कि जैसा कि चैप्टर का नाम लिखा हुआ है नए साम्राज्य और राज्य इतिहास एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि चैप्टर का नाम ही लिखा गया है आपका कि नए साम्राज्य और राज्य, आखिर किस तरह से नए साम्राज्य बने और राज्य का विकास हुआ, इसी के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर 10 है इतिहास का। ठीक है, क्लास 6। ध्यान दीजिएगा, अरविंद राजा बना, यानी कि इसी अरविंद को ध्यान में रखकर चैप्टर का विकास हुआ है। ठीक है, आपको समझाने का प्रयास किया गया है। तो क्या लिखा हुआ, चलिए पढ़ने का प्रयास करते हैं कि अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा, ठीक है ना। तो एक ऐसा संगीतज्ञ राजा कौन सा था जो वीणा बजाने में माहिर था? तो वह था आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, कौन हो सकता है वह? तो वो कौन हो सकता है? तो वो हो सकता है आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अरविंद सोचने लगा। आगे देखते हैं हम लोग, क्या बताती हैं प्रशस्तियां। ठीक है, जिसको इंग्लिश में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसमें? दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, वीणा बजाने का शौक किसे था? तो वह आपका आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और समुद्रगुप्त को ही नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, नेपोलियन, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, यह आप ध्यान में रखेंगे। समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। वास्तव में यह उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखी गई एक कविता है। इसे करीब 1700 साल पहले लिखा गया। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई है। तो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन कहते हैं, यानी कि इलाहाबाद अभिलेख में। ठीक है, इलाहाबाद अभिलेख में इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, जिसे प्रशस्ति कहा गया है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है। तो किस भाषा में लिखा गया ये भी पूछा जा सकता है। जैसा कि यहाँ लिखा गया संस्कृत में लिखी गई थी इलाहाबाद प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में, जिसको हरिसेन ने लिखा था। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा, यानी कि प्रशंसा करना, खुशामद करना। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे तुमने अध्याय 10 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के बारे में, प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। गौतमी पुत्र सातकर्णी ये वही है जो सातवाहन वंश के महानतम सम्राट थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिमुक। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और ज्यादा बढ़ गया, गुप्त काल यानी कि गुप्त डायनेस्टी में। ठीक है, तो ये कुछ मूल पॉइंट है। ठीक है, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त जो कि किसके पुत्र थे? समुद्रगुप्त जो है वह आपके चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे, और समुद्रगुप्त के बेटे का नाम था आपका आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इनके दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन। हरिसेन ने क्या लिखा? इलाहाबाद प्रशस्ति लिखा। किस भाषा में लिखा? तो वो संस्कृत भाषा में लिखा। कितने साल पहले? तो 1700 साल पहले। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? तो प्रशस्ति का अर्थ होता है आपका प्रशंसा। ठीक है, ये शुरुआत कब हुआ प्रशस्ति लिखने का जो दौर है? ये दौर जो है शुरू हुआ आपका सातवाहन वंश से, लेकिन इसको गुप्त काल में काफी ज्यादा प्रभावी बन गया, और बहुत सारे राजाओं ने अभिलेख यानी प्रशस्ति के रूप में, अपने प्रशंसा स्वयं करवाने के रूप में उन्होंने अभिलेखों का निर्माण करवाया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी पॉइंट आप लोग एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा के एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में, यानी कि उस जिसका अर्थ होता है प्रशंसा में, लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, या वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है, जो कि हम लोग देखने जा रहे हैं नीचे की तरफ। ठीक है, योद्धा समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। ये वर्णन में उस राजा के बारे में क्या बताता है कि वो जो राजा है काफी ज्यादा प्रतापी होंगे। ठीक है, उन्होंने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए बहुत ज्यादा युद्ध लड़े होंगे। राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे, आगे देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मानचित्र 7 में, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि अगर तुम मानचित्र 7 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है,
तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे, उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है, प्रशंसा में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। आप प्लीज अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। क्लास 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में 30 तारीख को, यानी कि आज से 2 दिन पहले ही आपका एग्जाम हुआ है बीपीएससी का, जिसमें क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चैत्य विहार का संबंध किस धर्म से था, तो बौद्ध धर्म से था। वेनसांग के बारे में उसमें पूछा गया है, फाइयान के बारे में पूछा गया है, जिसमें एलिमिनेशन मेथड से हम उस आंसर को टिक कर सकते थे, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसे इग्नोर मत कीजिए, चाहे वो सिविल सर्विस हो या यूपीएससी हो या फिर आपका एसएससी का कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना। तो इसे आप इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए, एकदम अच्छे से पढ़िए और नोट बनाने का आदत बिल्कुल बनाए रखिए, क्योंकि आप जो चीज पढ़ रहे हैं या फिर देख रहे हैं उसे आप फिर क्या करेंगे, 10 दिन 15 दिन बाद आप उसे भूलने लगेंगे। तो नोट बना के रखिए और चीजों को रेगुलर रिवाइज करते रहिए, जिससे कि आप उसे लंबे समय तक याद करके रख पाएंगे, ठीक है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और बीपीएससी में पूछा था यहाँ से, क्लास 6 के मैं बारे में बात कर रहा हूँ। अभी तो 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, आगे की तरफ हम बढ़ेंगे एक एक करके। तो क्लास 6 से 3 से 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया था, तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। क्या है वो समुद्र नीति का वर्णन, उसे हम देखते हैं, ठीक है। ये जैसे कि चित्र आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो चित्र दिया गया है, वीणा बजाने वाला राजा। तो वीणा बजाने वाला राजा कौन था, तो वीणा बजाने वाला राजा था आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जिसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वीणा वीणा बजाते हुए, ठीक है, समुद्रगुप्त का चित्र दिखाया गया, जिसमें इससे पता चलता है कि वो वीणा बजाने में काफी ज्यादा निपुण थे, उन्हें संगीत से प्रेम था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट क्या है कि ये मानचित्र इस प्रश्न में प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया है, ठीक है। नीतियों का वर्णन करते हैं, तो वो नीति कौन कौन सी नीति है, उन 4 नीतियों को हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो पहला है आपका कि मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त, ठीक है। आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। दूसरा लिखा हुआ है, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं, इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया, यानी सरेंडर कर दिया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। अगला तीसरा, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या फिर संघ। अध्याय 6 याद करें, जिसमें आपका गण और संघ से कौन संबंधित थे, तो गौतम बुद्ध भी थे और वर्धमान महावीर भी थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। चौथा है, बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, कुजुला कत्पिसस, ठीक है। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन हुए, तो उनका नाम था आपका कनिष्क, ये ध्यान में रखिएगा। जिन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया, ठीक है, ये भी कुंडल वन में किसने, कनिष्क ने करवाया, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है तथा शक वंश के थे, इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट थे जो कि आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला है, जैसा कि मानचित्र के बारे में दिखाया गया था, इसी मानचित्र के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। प्रमुख नगर तथा कुछ साम्राज्य थे, ठीक है, जो कि आपका समुद्रगुप्त, कनिष्क और गौतमीपुत्र सातकर्णी के अधीन थे। और अलग अलग राजाओं ने क्या किया, धीरे धीरे करके समुद्रगुप्त ने उस पर कब्जा तो किया, लेकिन वापस से उन पे शासन करने के लिए उन तमाम राजाओं को वापस से उनकी गद्दी को वापस लौटा दिया, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ये वही मथुरा है जो कनिष्क की क्या है, कुषाण वंश की दूसरी राजधानी बनी थी, ठीक है। ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। कन्नौज है, प्रयाग है, ठीक है, प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद का नाम चेंज करके अभी प्रयागराज कर दिया गया है। पाटलिपुत्र, पटना शहर को बसाने वाला कौन था, तो वह उदयन था, ठीक है। आज इसका नाम क्या है, इसका नाम आज पटना है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी, तो गुप्त वंश ने सबसे पहले इसकी नींव रखी थी, जिसका नाम क्या था आपका, कुमार गुप्त, ठीक है। दूसरे शासक कौन थे, तो वो हर्षवर्धन थे, ठीक है। दूसरे राजा थे आपके हर्षवर्धन, जिन्होंने इसको 2nd मंजिला का इसका निर्माण करवाया था। और तीसरे राजा थे जिनका नाम था आपका देवपाल, ठीक है। तो ये 3 राजाओं का वंश है, एक गुप्ता और एक हर्षा और एक आपका पाल डायनेस्टी, ठीक है। लेकिन पाल वंश के संस्थापक के बारे में बात किया जाए तो वो है आपका आंसर गोपाल, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नालंदा हो गया, जहाँ पे 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी, ठीक है। अगला है सातवाहन, जैसा कि मैंने बताया सातवाहन वंश का संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक का नाम था आपका सिमुक, ठीक है। लेकिन इसके सबसे प्रतापी राजा कौन हुए, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। अजंता, ठीक है, अजंता एलोरा में आपको गौतम बुद्ध की प्रतिमा गुफाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है।
ऐसे कर फिर चालुक्य वंश के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अमरावती जो कि आपका आज के डेट में आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है, सब अमरावती रखा गया था, लेकिन अभी इसको चेंज करके विशाखापट्टनम कर दिया गया है। ये बंगाल की खाड़ी है। तो इस प्रकार से मानचित्र को भी आप ध्यान में रखेंगे, इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आगे हम इन सब चीजों के बारे में भी आगे पढ़ेंगे और डिस्कस भी करेंगे। अगला है वंशावलियां। तो किस तरह से वंश का विकास हुआ और वंश जो है एक के बाद एक वंश आने लगे और अपनी सत्ता को संभालने लगे। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। यह प्रशस्ति समुद्रगुप्त के प्रति प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में भी बताती है। उनकी मां कुमार देवी लिच्छवी गढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। तो मैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिख देता हूं जिससे कि आपको समझ में आए कि गुप्त वंश से पहले कौन थे, उसके बाद कौन हुए। तो गुप्त वंश के अगर संस्थापक के बारे में अगर बात करेगा तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त के ही बेटे का नाम था आपका चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त वन। ठीक है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त वन के ही बेटे का नाम था आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, ये ऑर्डर पूछा जाता है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। समुद्रगुप्त के बेटे का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड। इन्हें ही विक्रमादित्य कहा जाता है। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य एक उपाधि है। ठीक है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। और 10वां राजा, 10 राजाओं को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी जो कि हिंदू थे। और 10वें राजा का नाम हेमू था। ये वही हेमू है जो 1556 ईस्वी में अकबर के साथ युद्ध लड़ता है, जिसमें वो हारा जाता है। ठीक है, तो श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य ये दोनों अलग अलग हैं। वो मौर्य वंश से संबंधित है, ये गुप्त वंश से संबंधित है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे का नाम था आपका कुमारगुप्त। ठीक है, ये वही कुमारगुप्त हैं जिन्होंने आपका नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। कुमारगुप्त के बेटे का नाम था आपका स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के बाद अंतिम जो शासक थे उनका नाम था आपका ब्रह्मगुप्त, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। तो ये चीज आप, ये ऑर्डर जो है ये ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त वन, श्रीगुप्त। ठीक है, फाउंडर। श्रीगुप्त कौन थे, ये इसके संस्थापक थे। ठीक है, फाउंडर थे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि रियल फाउंडर कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा फिर आपका चंद्रगुप्त वन। संस्थापक थे श्रीगुप्त, लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक थे चंद्रगुप्त वन। उनके बेटे का नाम समुद्रगुप्त जो कि वीणा बजाने में निपुण थे। समुद्रगुप्त के बेटे का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है। इनके बेटे का नाम कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बेटे का नाम स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के बाद विष्णुगुप्त। तो ये जो ऑर्डर है ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला है जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की, तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ठीक है, समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख हुआ है, दादा और परदादा। ठीक है ना, यानी कि समुद्रगुप्त के दादा, दादा कौन थे, श्रीगुप्त। इनके पिता का नाम क्या था, चंद्रगुप्त वन। ठीक है, इन्हें महाराजा कहा गया, लेकिन महाराजा धीराज कहा गया समुद्रगुप्त को। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व धीरे धीरे बढ़ता गया। इन उपाधियों का महत्व के हिसाब से सजाओ, राजा, महाराजा, महाराजा अधिराज और महाराजा। आगे पढ़ते हैं हम लोग। अगला है समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय ही कौन है, विक्रमादित्य। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास, ठीक है, जिन्होंने किताब लिखा विज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, माल विकाग्निमित्रम। यही 3 किताब जो है एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम, माल विकाग्नि मित्रम, मेघदूतम। ठीक है, तो ये 3 किताब है कालिदास जी द्वारा जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम, माल विकाग्निमित्रम और तीसरा है आपका मेघदूतम। और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में रहते थे। इनके विषय में हम विस्तार से पढ़ेंगे अध्याय 12 में। ठीक है, यानी नेक्स्ट पार्ट में, 12 में नहीं यानी कि 11 में। ठीक है, अगला है हर्षवर्धन तथा हर्षचरित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा। हर्षचरित की जो रचना है वह बाणभट्ट ने की थी। ठीक है, किसने की थी? बाणभट्ट। बाण भट्ट ने की थी आपका हर्षचरित की रचना। ठीक है, बुद्धचरित की रचना किसने की थी? तो उसकी रचना की थी आपका अश्वघोष ने। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, बुद्धचरित अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वघोष। अगर आपसे हर्षचरित पूछे तो इसकी रचना की थी बाणभट्ट। तीन ऐसे राजा थे जिन्होंने हर्ष के जीवन काल के बारे में लिखा है। वो तीन राजा कौन कौन? तीन ऐसे कवि थे जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। वो पहले राजा तो हो गए बाणभट्ट जिन्होंने हर्षचरित लिखा है, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया है। दूसरे हर्षवर्धन के ही शासनकाल में आए थे वेनसांग, यह भी आप ध्यान में रखेंगे, वेन सांग। ठीक है, जिन्होंने सी यू की लिखा। ठीक है, और एक राजा थे जिनका नाम था रवि कीर्ति। ठीक है, इन्होंने भी हर्षवर्धन से संबंधित इनके जीवन काल के बारे में चर्चा किया गया है। तो तीन राजा ऐसे थे जिन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी के बारे में लिखा है। पहला थे आपके बाणभट्ट जो कि हर्षचरित, दूसरा है आपके वेनसांग और तीसरे हैं आपके रवि कीर्ति। लेकिन रवि कीर्ति अगर अब इससे एग्जाम में पूछा जाए कि रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे, तो इसका आंसर हो जाएगा फिर पुलकेशिन द्वितीय। इसका आंसर फिर हर्षवर्धन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती है। ठीक है, जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा थे हर्षवर्धन। ठीक है, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट जिन्होंने हर्षचरित लिखा, संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री स्वेनसांग, जिसे वेनसांग कहा जाता है, जिन्होंने सीयुकी नामक किताब लिखा, जिनके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा है। काफी समय के लिए हर्ष से 10 मैंने 9 में पढ़ा है, जिन्हें हर्ष के दरबार में रहे, उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसके बारे में मैंने चर्चा कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। किसको मार डाला? उनकी बहनोई को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध, मगध की राजधानी इस बार बीपीएससी में पूछा था, और ये मैं 16 महाजनपद में इसके बारे में चर्चा ऑलरेडी कर दिया हूं। क्या था आपका आंसर इसका? राजगृह। ठीक है, राजगृह, राजगिरी या फिर गिरिव्रत, दोनों का आंसर सब सेम है। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूरे में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय, मैंने बताया ना, पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहने वाले कौन थे? रवि कीर्ति। ठीक है, जिन्होंने पुलकेशिन द्वितीय के बारे में भी लिखा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हर्षवर्धन से संबंधित ऐसे तीन कवियों का नाम लिखो जिनके उनके बारे में जीवनी को लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाणभट्ट, वेनसांग और तीसरे रवि कीर्ति। लेकिन रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? तो पुलकेशिन द्वितीय। ये आप ध्यान में रखेंगे। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। तो किसके ने, मतलब कहाँ के वो राजवंश के राजा थे पुलकेशिन द्वितीय? तो चालुक्य नरेश थे। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव, चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। तो पल्लव और चालुक्य जो कि दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी एहोल थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, यानी व्यापारिक केंद्र के साथ साथ यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहां कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। राजधानियों को निशाना इसलिए बनाया जाता था क्योंकि वो काफी ज्यादा समृद्ध होने की वजह से वहां पे व्यापार या फिर जो भी खरीद बिक्री होती थी, इससे राजस्व बढ़ता था, इसलिए लोग चाहते थे राजधानी पर अपना कब्जा करना। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला है पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा बने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति, जैसा कि मैंने आपको बताया, चर्चा कर दिया मैंने इसके बारे में, द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ है आनंद, हर्ष यानी कि हर्षवर्धन होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन
द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी, पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए और पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट, ठीक है, तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे, ठीक है ना। हम राष्ट्रकूट के बारे में राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में मैंने पूरी तरह से एक वीडियो ही बना दिया है। आप उस प्लेलिस्ट को जाकर के प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा, या फिर वीडियो में जाके चेक कीजिएगा, जरूर दिया हुआ है, उसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि राष्ट्रकूट वंश से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था आपका दंती दुर्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दंती दुर्ग, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त किया। अगला है आपका इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन राज्यों का प्रशासन आखिर चलता कैसे था, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हम लोग, लिखा हुआ है कि पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण था। भूमि कर यानी कि लैंड टैक्स, ठीक है ना, जमीन से वसूला जो टैक्स जाता था उससे वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर उन्होंने क्या क्या किया, उन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो टोटल 4 ऐसे कदम थे उन्होंने उठाए, 3 कदम थे ऐसे उठाए। पहला आपका है कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद अनुवांशिक बन गए, यानी कि पिता की जो उपाधि है वो बेटे को दिया जाने लगा, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी बने, हरिसेन जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसा कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारा मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। अगला है संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सातवा यानी कि व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग भी उसमें शामिल होते थे। अगला है नेक्स्ट है, इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि उस पे अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना, तो वो नए प्रकार की सेना क्या है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता भी दिया करते थे। इस सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, यानी परमानेंट सैलरी नहीं मिलती थी। बदले में इनसे कुछ को भूमिदान दिया जाता था, यानी कि भूमि जो है वो दान में दे दिया जाता था। दी गई भूमि से ये क्या करते थे, कर वसूलते थे, यानी टैक्स वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे, ठीक है, जो क्या करते थे, जो सेनाओं को, कुछ सेनाओं को भूमि दान में दे दिया जाता था। दान में देने के बाद उसी भूमि से वो क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे, जिससे कि राज्य चल सके। और जो वो टैक्स वसूलने का काम करते थे उसे ही क्या कहा गया, सामंत कहा गया। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। अगला है आपका दक्षिण के राज्यों में सभाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट किया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दक्षिण के सभाओं में, राज्य में सभाएं, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती थी। तो सभा किसे कहते हैं, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा की गई। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। तो ब्राह्मण भूस्वामियों का जो संगठन था उसे ही क्या कहा जाता था, सभा कहा जाता था, ठीक है। अगला है नेक्स्ट है, उस जमाने में आम लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे या फिर उनके जीवन के रहने के तौर तरीके के बारे में लिखा गया है। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते थे। प्राकृत मतलब कि वहां की
मतलब कि लोकल लैंग्वेज बोल सकते हैं। ठीक है, यही वजह है कि गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर ने जो अपना उपदेश दिया वो प्राकृत भाषा में चुना, क्योंकि ताकि जनों को समझ में आए, जितने भी लोग हैं उनको बातें अगर समझ में आएंगी तभी उन चीजों को वो स्वीकार कर पाएंगे। ठीक है, उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक था अभिज्ञान शकुंतलम। तीन किताब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, यही तीन किताब सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। तो यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि अभिज्ञान शकुंतलम में किस राजा के बारे में चर्चा किया गया है। तो दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात भी कही गई है। अगला है, एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। पढ़ते इस कहानी के बारे में। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। अगला है कि चीनी तीर्थयात्री फाहियान के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वापस इसमें चर्चा किया गया है। फाहियान जिन्होंने किताब लिखा फुयू की। ठीक है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। जो किसके दरबार में है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में है। चीनी यात्री फाहियान का ध्यान उन लोगों को दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बारे में अछूत से संबंधित बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, जिसका संबंध आर्टिकल 17 से था। ठीक है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए एक लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचते थे। यानी कि उस समय इतना ज्यादा अछूत छुआछूत की जो भावना प्रचलन थी समाज में कि अगर कोई अछूत किसी रास्ते से गुजरते थे तो उन्हें इत्तला करना पड़ता था, और जिससे कि सब लोग सतर्क हो जाते ताकि किसी भी तरह से उनका जो शरीर है उनसे टच ना हो। ठीक है, जो कि काफी बुरी स्थिति थी उस समय। यह एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकाली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। तो क्या सजीव चित्रण हम लोग देखते हैं कि राजा की सेना के बारे में लिखा गया है कि राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान जैसे कि बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों या फिर ऊंटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल, तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़, फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपने शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके। पर ये जो सेनाएं थी अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी, क्योंकि इनके साथ बहुत बड़े पैमाने पर हाथी, ठीक है, और आपका हाथी घोड़े की जो सेनाएं चलती थी, जिसकी वजह से कई नगर और कई गांव जो होते थे हाथियों के कुचलने की वजह से कई मतलब गांव तबाह हो जाते थे। ठीक है, तो उसी के बारे में लिखा है कि पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झुपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बारभट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। यानी कि जब उनकी सेना जब चलती थी, ठीक है ना, तो सेना तो चलती थी राजा के साथ में अपने पूरे सारे सज्जो सामान के साथ में, लेकिन वह एक गांव को पूरी तरह से विनाश के कगार पर ढकेल देती थी। ठीक है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है, इस प्रकार से हमारा चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, अन्यत्र पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि मानचित्र 6 में अरब ढूंढो। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ काबिले होते थे। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि बेदुइन का अर्थ क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। घुमक्कड़ कबीले थे, ठीक है ना, चरवाहा थे, ठीक है, खाना बदोश थे, या फिर वह किसी दूसरे प्रवृत्ति के थे। तो आप ध्यान में रखिएगा, वो घुमक्कड़ कबीले थे। ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। उनके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है कुरान में।
कुरान में लिखा गया है कि मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्ची स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए स्त्री और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान, भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध को जीत लिया था। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरह से समाप्त हुआ। अब हम लोग देखते हैं सही गलत की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। पहला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सारा जो चैप्टर है आप लोग एकदम अच्छे से समझ में आया होगा और इससे संबंधित कुछ जो मुख्य बिंदु थे उसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं सही गलत की तरफ। तो क्या लिखा है, जैसा कि पहला लिखा हुआ है कि हरिसेन ने गौतमी पुत्र से सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी, बिल्कुल गलत। आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट में लाते थे, बिल्कुल गलत, दोनों गलत उत्तर है। तीसरा क्या लिखा हुआ है, दक्षिणापथ में 12 शासक थे, बिल्कुल सही, अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा, ये बिल्कुल सही जवाब है। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरै थे, बिल्कुल गलत। एहोल पल्लवों की राजधानी थी, बिल्कुल गलत, एहोल पल्लवों की राजधानी नहीं थी। ठीक है, दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही, बिल्कुल सही। ठीक है, अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे 3 लेखकों के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा कर दिया, वापस से मैं एक बार और लिख दे रहा हूं। पहला है आपके वाण भट्ट, ठीक है, दूसरे आपका नाम है वेनसांग और तीसरे हैं आपके रवि कृति। लेकिन रवि कृति अगर आपसे पूछा जाए किसके दरबारी कवि थे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। तो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर है ये पूरी तरह से समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न, सभी टॉपिक जो है आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।